बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, होपफुली लास्ट टाइम वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज हम उसी लेक्चर का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्ड बाय वर्ड मतलब क्या है। तो उसके बाद जब हम किसी चीज़ का नाम समझ लेते हैं हमें उसका काम समझ आ जाता है। और उस लेक्चर को एंड तक सुनिएगा क्योंकि इस लेक्चर के एंड पर आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट विद आंसर और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड में पहले आ चुके हैं उनकी पिक्चर्स मौजूद होंगी, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और एमसीक्यूज के आंसर कमेंट में देना चाहते कमेंट में दे दीजिएगा, वरना उसको खुद प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। आए तो देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वर्ड है इसमें 3 वर्ड हमें नज़र आ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लफ्ज़ एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म को, और रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को, नेटवर्क कनेक्शंस, ठीक है। कोई चीज़ आपस में जुड़ी हुई है ना, नेट, जाल जिसे कहते हैं, जाल, नेटवर्क, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ से पता लग गया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कोई जाल बिछा हुआ है, किसी चीज़ का कोई जाल सा मौजूद है, ठीक है जी। तो वो जाल किसका है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स, चैनल कहते हैं गुजरगाह को, ठीक है जी। अब हम देखेंगे असल में एक साइंटिस्ट था पोर्टर जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया, बहुत ही आला किस्म का माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए माइक्रोस्कोप से आप छोटी चीज़ें देखते हैं और बहुत छोटी चीज़ें, इवन के एटम आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाता है। उसने जब एटम को देखा तो देखकर पता चला कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर था, हमने पढ़ लिया, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल फ्लूइड के अंदर कुछ मेम्ब्रेन का एक जाल, एक नेटवर्क फैला पड़ा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस, और एक तरफ से वो न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये न्यूक्लियस है, तो इस तरफ से ये जाल जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ है। और कुछ वक्त ऐसा भी आता है, सम टाइम दैट इज इन कॉन्टैक्ट और दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसके साथ। यानी ये हमने करैक्टर्स पढ़ लिए अपने किसके, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल है, चैनल हमने पढ़ लिया, नेटवर्क कहते हैं गुच्छा, जाल किसका? चैनल्स का, गुजरगाह का, ठीक है। अब ये चैनल किसका बना हुआ हम अभी देखेंगे। अब इसके 3 करैक्टर अभी आपने पढ़े हैं। क्या साइटोप्लाज्म में मौजूद है? न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ, ये न्यूक्लियस की वॉल है, देखें ना, इसके साथ लगा हुआ है। और कभी कभी ये जाकर टच किसके साथ करता है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सिंपली आप इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो एक पूरा गुच्छा है ना, ये गुच्छा बना किसका हुआ है? इनमें से हम एक मेम्ब्रेन ले लेते हैं, उस गुच्छे में से एक मेम्ब्रेन हम साइड पर कर लेते हैं। ले जी, हमने इसको साइड पर कर लिया। इसको, जिस मेम्ब्रेन को आपने साइड पर किया है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सिस्टरनाई। सिस्टरनाई क्या है? वो मेम्ब्रेन है जिससे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। ये मेम्ब्रेन जुड़ रही है, सारी मेम्ब्रेन आपस मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इसकी शेप की अगर बात की जाए तो ये जो मेम्ब्रेन है ये ट्यूबुलर भी हो सकती है, और ट्यूबुलर होने के साथ साथ ये कभी कभार आपको स्फेरिकल शेप की भी मिलती है, स्फीयर कुछ इस तरह की, ठीक है, स्फेरिकल, थोड़ी सी गोल। और ये सिस्टरनाई की शेप की बात कर ली हमने। अब इसकी देख लेते हैं कंपोजिशन। ये बनी किसकी होती है? खुद किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है? ये लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, ये खुद लिपिड और प्रोटीन की क्या होती है? बनी हुई होती है। हाँ, इसकी शेप सेल टू सेल वेरी करती है, कभी किसी में रेगुलर है, किसी में स्फेरिकल है, ठीक है जी। इसका काम क्या है? अगर आप गौर करें तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, मैंने उसको साइड पर लिख लिया। इसके इर्द गिर्द मौजूद है साइटोप्लाज्म। अगर आप गौर करें तो इसके इर्द गिर्द मौजूद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी एक लिक्विड है और उस लिक्विड में भी चीज़ें मौजूद हैं, मगर ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है
ये अपने अंदर मौजूद लिक्विड को साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स होने नहीं देती, यानी ये क्या करती है, कीप सेपरेट फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड साइटोप्लाज्म। तो इसका काम क्या है, मटेरियल को सेपरेट रखना। अच्छा, फिर आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। ठीक है, फिर आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसकी टाइप्स दो हैं। एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। इससे पहले मैं स्मूथ या रफ का बताऊं तो पैराडे वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके लिए यूज़ किया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि इसको किस माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है, तो आपने याद रखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। हाँ, जब उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसको देखा तो उसने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से दिखाई दे रहे थे। एक तो बड़े साफ शफाफ, और एक ऐसे थे जिसके ऊपर ये दाने दाने से ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मौजूद थे। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर असल में क्या है इसकी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो उसको स्मूथ लग रहा था, साफ सुथरा लग रहा था, उसने उसका नाम रखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, और जो उसने देखा कि जिसके ऊपर ये दाने दाने से स्ट्रक्चर मौजूद है, ये रफ सा नजर आ रहा था उसे, उसका नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ किस वजह से है, इसके ऊपर असल में ये दानेदार जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं राइबोसोम। तो पता ये चला जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होंगे वो रफ होंगे, और जिनके पास राइबोसोम्स नहीं मौजूद होंगे उनको आप स्मूथ कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रफ एंड स्मूथ, इन द रफ एंड स्मूथ बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम डियर स्टूडेंट प्रोटीन बनाते हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वो हिस्सा है। असल में न्यूक्लियस में आरएनए की किस्म है, वो इन राइबोसोम को बनाती है, और राइबोसोम को इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की दीवारों में जो सुराख है उससे बाहर भेज देती हैं। अब बाहर साइटोप्लाज्म भी है और ये नेटवर्क भी मौजूद है। अच्छा, जब ये यहाँ से पास कर रहे होते हैं, कुछ तो इन मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रह जाते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो राइबोसोम कहाँ से आए हैं, न्यूक्लियस से आए हुए हैं, और आकर जहाँ पर अटैच होते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, वो क्या है, रफ है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इसके हम फंक्शन को देख लेते हैं कि इसका क्या काम है, इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम स्मूथ के फंक्शन को देखेंगे। आपकी बुक क्या कहती है, पहला फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड प्रिपरेशन, लिपिड फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास फोस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड्स की टाइप हैं जो इस बार आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं थी। तो फोस्फोलिपिड्स और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। और बेटा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स भी हैं, सेकेंड ईयर के एक चैप्टर में हम हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो से लिपिड बनाते हैं, लिपिड में फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है तो वो भी इसी पे डाल दें कि ये हार्मोन भी बनाता है, एक फ़ायदा हो गया आपको। दूसरा, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करते हैं, आपकी बुक में नहीं बताया कैसे करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करते हैं, नहीं बताया कैसे करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं, नहीं बताया कैसे करते हैं। वो मैं एंड पे बताऊंगा, जो लोग सुनना चाहें वो सुन लें, इंटरेस्टिंग बातें। तो 4 फंक्शन, लिपिड को बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना ड्रग की, नर्व इंपल्स को पास करवाना। नर्व इंपल्स एक मैसेज दिमाग से आता है, नर्व इंपल्स उसको कहते हैं, उसको आगे आगे फॉरवर्ड करवाना, और ट्रांसपोर्ट, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है जी। अब मैं इन चारों को डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये कैसे होता है। सबसे पहले लिपिड सिंथेसिस के बारे में तो इतनी डिटेल से बात करने की जरूरत नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। असल में डिटॉक्सिफिकेशन खास तौर पे लिवर में होती है, आपके जिगर में। तो लिवर के अंदर खास तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन होती है। लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे गालिबन कहते हैं साइटोक्रोम या फाइटोक्रोम। ठीक है जी, खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा,
वो लिवर में आमतौर पर जो चीज़ें ड्रग्स या कोई भी टॉक्सिक चीज़, जहरीली चीज़ होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, OH ग्रुप को ऐड करवाते हैं, OH ग्रुप को ऐड करवाते हैं। जैसे ही जहरीली चीज़ में ये OH ग्रुप ऐड होता है, आपके सेल में मौजूद जो पानी है वो उस OH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर उसको अपने अंदर मिक्स कर लेता है और सेल से फिर उसको एलिमिनेट करवाया जाता है। इस अमल को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसको समझने से हमें पहले पता होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स क्या होती है। बेटा हमारा ये जो बॉडी के अंदर दिमाग वाला पूरा सिस्टम है ना, इसे नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसका सबसे छोटा यूनिट न्यूरॉन है। न्यूरॉन से मिलकर ये आपका पूरा दिमाग वाला सिस्टम बना हुआ है। तो असल में होता क्या है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो जुड़ी हुई होती है, वहां पर कोई न्यूरॉन आकर लगा होता है। ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, यानी पूरा दिमाग बनाने का जो सिस्टम है, पूरा दिमाग बनाने का जो यूनिट है उसे न्यूरॉन कहते हैं। दिमाग मैसेज भेजता है इस न्यूरॉन के जरिए आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। बेटा नर्व इम्पल्स उस पैगाम को कहते हैं जो दिमाग से आता है। नर्व इम्पल्स क्या होती है, डिटेल टॉपिक सेकेंड ईयर में मौजूद है, बस याद रखें वो पैगाम जो आ रहा है उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। वो आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आकर लगता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो आगे ट्रांसफर होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब कैल्शियम को ही देख लें, कैल्शियम के अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लें, उसके अंदर एक कैल्शियम मौजूद होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। जैसे ही ये पैगाम दिमाग का इधर पहुंचता है, ये रफ लगने लग गया है, तो बेहतर यही है कि मैं इन डॉट की बजाय इस पर कैल्शियम लिख लूँ ताकि आपको याद रहे। ये कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका एक काम और है स्मूथ का, कैल्शियम स्टोर करना। जैसे ही वो पैगाम आता है दिमाग से, ये कैल्शियम को साइटोप्लाज्म में फेंक देता है और आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। असल में बात शुरू हुई थी कि नर्व इम्पल्स को पास करवाते हैं। तो नर्व इम्पल्स से आगे क्या क्या हो रहा है मैंने आपको एडिशनल बता दिया। नहीं करना तो ना करें, कोई बात नहीं है। नर्व इम्पल्स पास होगी, स्मूथ के पास जाएगी, स्मूथ से कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम के बाद आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सेकेंड ईयर में ये दोनों टॉपिक डिटेल से पढ़ने हैं। कौन से, नर्व इम्पल्स वाला भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला भी। फिर एंड पे आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। असल में ये जो हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जगह जगह क्या करती है, बड बनाती है। बड कहते हैं उभार को। ये बड इस तरह का बड बनाती है, फिर ये बड इससे अलहदा हो जाता है। अब इस बर्ड के अंदर कोई मटेरियल हो सकता है। वैसे इस बर्ड को क्या कहते हैं, वेजिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है और उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, किसी और ऑर्गेनेली के पास भेज दिया जाता है। इंशाल्लाह गोल्जी ऑपरेटस पढ़ेंगे तो उसके पास भी यहीं से मटेरियल जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करते हैं। कैसे, अपने अंदर जो मटेरियल है जिसे वो साइटोप्लाज्म से अलहदा रखे हुए थे, थैलीनुमा स्ट्रक्चर में बनाकर उसको अपने से क्या कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में क्या है, हमने अभी अभी कहा, जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होंगे। एक लॉजिकल बात है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। भाई जो राइबोसोम्स का फंक्शन होगा वही इनका होगा। क्या, अब देखते जाएं। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो फिर रफ का भी क्या काम है, प्रोटीन बनाना, क्योंकि उनके ऊपर मौजूद है ना राइबोसोम, तो प्रोटीन बनेगी। अच्छा, प्रोटीन बन गई, फिर अगर जरूरत नहीं है तो उस प्रोटीन को स्टोर भी रफ ही करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं सेल में कहीं जरूरत पड़ गई है तो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट भी कौन करेगा, यही रफ करेंगे। तो आपने रफ का तो फंक्शन याद करना आसान ही बड़ा है। क्या, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। और ये भी थैलियों के फॉर्म में ही इन प्रोटीन्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और इसी के साथ हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा। सिंपली
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएगा। बना किसका हुआ है, सिस्टरनाई क्या है, रफ और स्मूथ क्या है, और एट द एंड फंक्शन दोनों के क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात करके बात को ख़त्म करता हूँ, दोनों का एक फंक्शन सेम है, ये सेल को सहारा भी देते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। शॉर्ट MCQs एंड पर मौजूद हैं, देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।